स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एडवांस टैक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एडवांस टैक्स के ड्यू डेट्स को और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो भी यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली नाम से क्या समझ में आ रहा है, जो टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स आपको पे करना है ना, वो आप एडवांस में दे रहे हो। मतलब कोई चीज़ जो आपको बाद में देनी थी उसको जब आप पहले कर देते हो तो उसी को कहते हैं एडवांस में कर देना। सो बेसिकली टैक्स जो आपको बाद में पे करना था, आपके टाइम पे करना था, उसको आप पहले ही पे कर दे रहे हो, एडवांस में कर दे रहे हो, दैट इज़ एडवांस टैक्स। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई करेगा, है ना। किसको करना है, कौन एलिजिबल है, लाइबिलिटी कब राइज होती है, ये सारी कंडीशंस होती हैं जो हम यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। सो एडवांस टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज पेड मच इन एडवांस रेदर देन अ लमसम पेमेंट। बेसिकली जब आप एक फिनेंशियल ईयर में इनकम कमाते हैं तो उस फिनेंशियल ईयर की इनकम पे आप टैक्स कब देते हैं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में देते हैं। सपोज 22-23 की ये फिनेंशियल ईयर चल रही है, अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जब आप अर्निंग करेंगे ना, तो 31 मार्च 2023 तक आपने जो कुछ भी अर्न कर लिया 22-23 पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस पे टैक्स आप नेक्स्ट ईयर देंगे। मतलब 23 to 24 असेसमेंट ईयर कहलाएगा, वहाँ पे आप टैक्स देंगे। कब का, 22 और 23 में जो आपने कमाया है उसका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स देने की जगह पे आप जिस ईयर अर्न कर रहे हैं ना, उसी ईयर आप टैक्स देने वाले हैं। तो जब आप नेक्स्ट ईयर देते हैं तो आप लमसम टोटल अमाउंट देते हैं कि साल भर में कितना कमाया, टोटल कैलकुलेट किया और टोटल टैक्स दे दिया, तो वो लमसम टैक्स देना होता है। पर जब एडवांस टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो एंड में असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्स देने की बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है उसी फिनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में आप अर्न कर रहे हैं उसी ईयर में आप टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो एडवांस में आप उस टैक्स को पे कर रहे हैं। करना था नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, है ना, करना था 23-24 में, लेकिन आप 22-23 की अर्निंग के टाइम पीरियड पे ही उसका टैक्स पे कर रहे हैं, तो दैट इज़ एडवांस टैक्स। सो बेसिकली ये एक सिस्टम है जहाँ पे टैक्स पेयर क्या करता है, अपने टैक्स लाइबिलिटी को शेयर कर रहा है। मतलब जो मुझे नेक्स्ट ईयर पे करना है, मुझे अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जब भी मेरी ड्यू डेट पड़ती, उस टाइम पीरियड पे जो मुझे टैक्स पे करना था, उस टैक्स को एक साथ देने की जगह मैं वो अपनी लाइबिलिटी को कम कर रही हूँ, है ना, रिड्यूस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो एडवांस टैक्स एक सिस्टम है जहाँ पे क्या करते हैं, जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको शेयर की जाती है, उसको कम की जाती है। सो बेसिकली अगर हम ये कहें ना कि ये एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो आपको टोटल टैक्स देना है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कुछ भी करके नहीं देंगे। ये थोड़ा थोड़ा कितना और कब देना है ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करके रखेगी। कब देना है, इट इज़ दैट इज़ योर ड्यू डेट, है ना, और कितना देना है तो वो आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं, या अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स कितना परसेंटेज फिक्स किया गया है वो आपका हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी डिसाइड करती है और उसी के हिसाब से आपको वो पेमेंट करना, मतलब वो इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट और अमाउंट दोनों फिक्स्ड है। किसके थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। इज इट क्लियर। तो ये हो गया एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिनेंशियल ईयर में हम सिर्फ, जब हम फिनेंशियल ईयर में अर्निंग कर रहे हैं ना, तो हमें टोटल अर्निंग पता नहीं होगी, क्योंकि हम रूल के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के रूल के हिसाब से कि साल भर आप कमा लो, पूरा ईयर एंड होने दीजिए, आप पूरी अर्निंग कर लीजिए, उसके बाद ईयर एंड पे अपना कैलकुलेशन कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर आप उस पर टैक्स दीजिए। तभी तो एक फिनेंशियल ईयर में हम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्स देखते हैं। 23-24 में जो 22-23 में जो जिसमें हम अर्न करेंगे उस पर टैक्स हम कब देंगे, 23-24 में देंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसी साल टैक्स देंगे जिस साल हम अर्निंग कर रहे हैं, तो उस साल तो भी अर्निंग हुए जा रही है, फिर हम उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। मतलब एस्टिमेटेड इनकम, जब आप काम करते हैं ना, आप इन बिजनेस कर रहे हैं, आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको पता हो जाता है कि आपको कितना आएगा साल भर में, आपकी अर्निंग ऑलमोस्ट कितनी जाएगी। तो आप ना एक एस्टिमेटेड अपना रिकॉर्ड तैयार करते हैं, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्या सबको एडवांस टैक्स देना है। तो नहीं, सबको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी सबके लिए तो सेम रूल है कि साल भर कमाओ और नेक्स्ट ईयर जाके टैक्स दो, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स दो। सिर्फ एडवांस टैक्स की जब बात करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। वो स्पेसिफिक लोग कौन होंगे, तो उसके लिए बताया गया कि एज पर सेक्शन 208
एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटीज़, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है एस्टिमेटेड, क्योंकि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी तो पता चलता जब हम साल भर कंप्लीट हो जाता, हम साल भर की टोटल अर्निंग कैलकुलेट कर लेते, फिर उस पर टैक्स निकालते हो एंड देन हम टैक्स पे करते, तो वो मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, मुझे पता था इतना ही बना, इतना कमाया, इतना टैक्स बना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, हमने एस्टिमेट किया कि मेरी इनकम कितनी जाएगी, हमने उस पर एस्टिमेट किया कि मेरा टैक्स कितना बनेगा, तो जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स की लाइबिलिटी उस ईयर की 10,000 या उससे ज़्यादा की आती है। मैंने अपनी पूरी इनकम कैलकुलेट की और उस पर टैक्स लगाया, मुझे पता लगा कि मेरी इस साल की टोटल इनकम कितनी जाएगी, तो मैंने उसका एक रैंडम कैलकुलेशन कर लिया, एस्टिमेशन कर लिया और उसके बाद उस पर टैक्स कैलकुलेशन किया और अगर मेरा टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा आएगा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आएगा, तो मुझे एडवांस टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। हमें टैक्स को एडवांस में देना पड़ेगा और उसी को कहते हैं एडवांस टैक्स। इज इट क्लियर? सो बेसिकली जब एसएससी की टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से एक्सीड करती है तो उसे एडवांस टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज बाकियों को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है, ये कंडीशन क्या दी गई है कि अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा की हो गई, 60 साल तक, बिलो 60 ईयर्स तक जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, पर अगर 60 ईयर से अबव एज हो गई तो वो कैसा बन गया, सीनियर सिटीजन। तो अगर एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब रेसिडेंट है ना, इंडिया का एनआरआई नहीं है, नॉन रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसको कोई भी इनकम नहीं हो रही है पीजीबीपी से, मतलब उसको बहुत बाकी चीज़ों से इनकम हो रही है, उस पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन को इनकम अदर सोर्सेज से हो रही है एक्सेप्ट पीजीबीपी, तो उनको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको पीजीबीपी से इनकम हुई तो उन्हें एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम कैलकुलेट करिए, एस्टिमेट करिए और टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ जाती है, इस तो भी आपको एडवांस टैक्स तब तक नहीं देना पड़ेगा जब तक कि आपकी इस पूरी इनकम में कहीं पीजीबीपी का सोर्स ना इंक्लूड हो। अगर आपका पीजीबीपी की हेड से इनकम हुई है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको पीजीबीपी की हेड से इनकम नहीं हुई है तो भले ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से एक्सीड कर जाए, आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एकदम से अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं तो उनका बहुत क्लियर कट चीज़ रहती है। क्लियर कट चीज़ क्या रहती है कि सिर्फ 4 कंडीशन देखिए, किसी भी इंडिविजुअल को एडवांस टैक्स देना है या नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ 4 केसेस देखना होता है। और वो 4 केसेस वो क्या कहते हैं कि पहली चीज़ आप ये चेक करो कि क्या वो एक इंडिविजुअल है या नहीं है, राइट। अगर वो इंडिविजुअल है तो फिर हम आगे बात करेंगे कि हाँ भाई उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, राइट। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा कि क्या वो सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट है कि नहीं है, मतलब इंडिया में वो इंडिविजुअल है या नहीं, रेसिडेंट है या नहीं। अगर वो रेसिडेंट है तो भी ठीक है। थर्ड, क्या वो सीनियर सिटीजन है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तब कंडीशन अलग चलेगी, सीनियर सिटीजन नहीं है तो अलग कंडीशन चलेगी। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि क्या उनको पीजीबीपी के हेड से इनकम है। तो अगर चारों कंडीशन फुलफिल होगी कि आप इंडिविजुअल भी हैं, आप रेसिडेंट भी हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं और आपकी जो इनकम है वो एक्सीड कर रही है कितने से, आपकी जो इनकम है वो पीजीबीपी के हेड से भी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आपको पीजीबीपी के हेड से इनकम नहीं हो रही है तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा 4 कंडीशन देखेंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है, मतलब इंडिविजुअल है या नहीं, रेसिडेंट है या नहीं है, और सीनियर सिटीजन है या नहीं है, और पीजीबीपी के हेड से इनकम हो रही है कि नहीं। पीजीबी के इनकम से हेड के इनकम से वो नहीं हो रही है तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स पे करने की, भले टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ क्यों ना कर रही हो। इज इट क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं इनके ड्यू डेट्स की। तो देखिए कब आपको देना होगा, जैसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट, एडवांस टैक्स कब देना होगा, एक साथ नहीं देना होगा एडवांस टैक्स। साल भर आप कमा रहे हैं, एस्टिमेट करिए अपनी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एक्सीड करिए, टैक्स दीजिए, पर टैक्स इंस्टॉलमेंट दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में जाती है। अब इस 4 इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट याद करना बहुत ईजी है। क्वार्टर हमें पता है ना, क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का क्वार्टर होता है ना। तो बेसिकली हमारा ईयर कब शुरू होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से,
तो हमारा पहला क्वार्टर भी कब से शुरू होगा, अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, तो एक क्वार्टर कंप्लीट। तो टीडीएस जब हम देते हैं ना, तो टीडीएस में जैसे हमारा एक क्वार्टर खत्म हुआ, मतलब अप्रैल मई जून खत्म हुआ, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब जुलाई को हम देते हैं, जुलाई के एंड में देते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जब स्टार्ट हो तो उसके मंथ के एंड में देते हैं, जुलाई के एंड में देंगे। लेकिन एडवांस टैक्स की बात करें तो तीसरे क्वार्टर जो है उस, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका थर्ड मंथ है ना, उसी में दे देते हैं। मतलब अप्रैल मई जून हुआ तो जून की 15 तारीख को आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वार्टर कैसे शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर लास्ट मंथ है, सेकेंड क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या हो गया, सितंबर, तो सितंबर की 15 तक आपकी ड्यू डेट आ जाती है। फिर थर्ड क्वार्टर कब शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर इस थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ है, उसके 15 को ही आपकी ड्यू डेट बन जाती है। अगेन जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए, आपके साल कंप्लीट होने वाला है, तो मार्च आपका लास्ट मंथ बनता है। क्वार्टर का लास्ट, फोर्थ क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या बना, मार्च, तो मार्च की 15 तारीख तक हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनकी ड्यू डेट का याद रख सकते हैं कि 3-3 महीने पे है, और मंथ, पहले क्वार्टर का जो एंड मंथ होता है उसकी 15 तारीख है ना, फर्स्ट क्वार्टर की एंड मंथ की 15 तारीख को आपको क्या करना होता है, आपको अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। क्वेश्चन उठता है कितना, है ना, क्योंकि अमाउंट भी स्पेसिफाई है। तो क्या बोला गया कि आप जब फर्स्ट एडवांस टैक्स देंगे, पहली जो ड्यू डेट आती है आपकी, तो वहाँ पे आपको अपनी जो भी लाइबिलिटी बनी है, जितना भी टैक्स का अमाउंट आपको आया कि आपको टैक्स पे करना है, उसके 15% से कम का अमाउंट नहीं करेंगे आप, समझ रहे हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरा 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी आई है, तो अगर मेरी 1 लाख की आई है, तो मैं पहला जब अपना एडवांस टैक्स दूंगी तो 15,000 से कम के पैसे अमाउंट का नहीं दूंगी, 15,000 से ज़्यादा रहे पर 15,000 से कम का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली 15% ही लोग रखते हैं, तो 15,000 का हम एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड जब क्वार्टर स्टार्ट होता है, सेकेंड जब ड्यू डेट मेरी आई 15 सितंबर की, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि आप अपनी लाइबिलिटी का 45% से कम एडवांस टैक्स आपका सबमिट नहीं होना चाहिए, मतलब 45% तक आपका एडवांस टैक्स सबमिट हो जाना चाहिए, उससे कम का एडवांस टैक्स आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 1 लाख मेरी टैक्स लाइबिलिटी थी, तो मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब देना होगा तो एटलीस्ट मुझे 45,000 तक का पेमेंट कर देना चाहिए, है ना। तो अब मेरा बनता कितना है, 1 लाख में से 45% तक कर देना चाहिए, एटलीस्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब मुझे 45,000 का टैक्स दे देना है सेकेंड क्वार्टर में। लेकिन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो जितनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है उसको हम माइनस कर देंगे। तो वही लिखा गया है कि नॉट लेस देन 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो 1 लाख था, 1 लाख का 45% मान लीजिए 45,000, मतलब मुझे 45,000 तक एडवांस टैक्स देना है, उससे कम का एडवांस टैक्स हम नहीं दे सकते। तो 45,000 तक तो देना ही देना है, मिनिमम अमाउंट हो गया। अब 45,000 देना है, तो उसमें से जितना मैंने ऑलरेडी पे कर दिया उसको लेस कर दीजिए। तो मैंने 15,000 ऑलरेडी पे कर दिया, उसको लेस कर देंगे हम। तो इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जब जाएगी, आपका थर्ड एडवांस टैक्स जब ड्यू डेट आएगी, तो वहाँ पे बोला कि आपकी अपनी लायबिलिटी का 75% यहाँ तक हो जाना चाहिए। मतलब थर्ड आपका जब इंस्टॉलमेंट जाए तो आप अपनी लायबिलिटी का 75% तक पे कर दें, इस तरह का आपका होना चाहिए। तो मेरा अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 75%, मतलब 75,000, 75,000 तक मेरा एडवांस टैक्स थर्ड इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अब 75,000 हो जाना चाहिए, इसका मतलब 75,000 मुझे करना है। अब ऑलरेडी मैंने कितना कर रखा है, 15,000 भी कर रखा है, मतलब टोटल 45,000 तक मैंने कर रखा है। तो 75 माइनस 45,000 कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगा उतना मुझे अब आगे के लिए ड्यू रहेगा मेरा, है ना। तो मतलब उतना हम अपना पेमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट होल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी पूरा 1 लाख था, 1 लाख में मैंने 75,000 पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख माइनस 75,000 जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे कर देंगे। इस हिसाब से इसकी पेमेंट होती है। क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे है हमारा कि आपको एडवांस टैक्स कंप्यूट करना है मिस्टर कपूर का, जिनकी एज है 35 ईयर्स। तो पहले तो जैसे मैंने कंडीशन देखी कि क्या एडवांस टैक्स इनको देना पड़ेगा कि नहीं। तो पहली बात, क्या ये इंडिविजुअल है, हाँ है मिस्टर कपूर, है ना। क्या इंडियन सिटीजन है, हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो रेसिडेंट नहीं है। क्या वो सीनियर सिटीजन है, नहीं, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। इसका मतलब अगर इनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एक्सीड करेगी तो हमें एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड बाय हिम फॉर द ईयर 22-23। तो 22-23 के लिए उनकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ रही है और आपको इनका एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। तो उनकी बिजनेस से इनकम कितनी हुई, 10,84,000 की।
उनको डिवेंचर से इंटरेस्ट मिला है, उन्होंने डिवेंचर लिया था, उस पर इंटरेस्ट उनको रिसीव हुआ है 9,000 का। तो लेकिन डिवेंचर के इंटरेस्ट पे आपने देखा होगा TDS वाला जो वीडियो था उसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे अगर डिवेंचर का केस होता है और 5,000 से एक्सीड कर जाती है इंटरेस्ट तो TDS डिडक्ट करना पड़ता है, राइट। तो और TDS कितना डिडक्ट करना है, तो 10% का TDS डिडक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे केस क्या बता रहा है कि डिवेंचर था और उस पर जो इंटरेस्ट उनको मिला है वो 9,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स ऑफ ₹1,000 का TDS कट हुआ है। तो मतलब इनका रहा कितना होगा इंटरेस्ट, 9 + 1 10,000 रहा होगा। 10,000 का इंटरेस्ट था, मतलब 5,000 से एक्सीड कर गया, TDS लगेगा। अब वो TDS कट करने के बाद ही इंटरेस्ट दिया गया होगा मिस्टर कपूर को। तो 10,000 का 10% 1,000 हुआ, 10,000 में से 1,000 को डिडक्ट कर लिया गया, 9,000 रुपीज़ किसको दे दिया गया, मिस्टर कपूर को। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर लिखा गया इन्वेस्टमेंट इन NSC ड्यूरिंग द ईयर ₹80,000। तो मिस्टर कपूर ने NSC खरीद रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और वो कितने का खरीद रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें, 80,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ही हैज़ पेड ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन ₹1,333। तो वो अपने बेटे की ट्यूशन फीस मतलब स्कूल फीस जो है वो देते हैं, और वो कितना देते हैं, ₹1,333 देते हैं। अब आपको इनका एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन दिखा दी है जिससे आपको समझ में आएगा कि टैक्स भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमने पहले हेड लिख दिया, तो PGBP के हेड से इनको इनकम हुई है, कितनी हुई है, 10,84,000 की हुई है। अदर सोर्स से भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मतलब डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो अदर सोर्स की इनकम होती है, पर अदर सोर्स में डिवेंचर और इंटरेस्ट जब लेंगे ना वो नेट नहीं लेते, वो ग्रॉस लेते हैं। ग्रॉस लेने का मतलब क्या होता है कि अगर TDS डिडक्ट हुआ है ना तो TDS के अमाउंट को ऐड करके लेंगे। इसी तरह अगर लॉटरी वगैरह से भी कोई इनकम होती है तो TDS डिडक्ट करके मिली होती, पर जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाने जाते हैं तो हम TDS का अमाउंट ऐड करके करते हैं, ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे, 10,000 का दिखाएंगे, 9,000 का नेट इंटरेस्ट प्लस TDS 10,000 का ग्रॉस अमाउंट दिखाते हैं। तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन गई, 10,94,000 की बन गई। अब इनको डिडक्शन मिल सकता है ना। डिडक्शन ATC में ये क्लेम करेंगे किसका, NSC का और ट्यूशन फीस का करेंगे, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और ट्यूशन फी के लिए ATC में डिडक्शन मिलता है जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख की। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट ही कितने का हुआ है, 80,000 और 1,333 का होगा। तो दोनों को प्लस करके हम उतनी का डिडक्शन दे देंगे, 1.5 लाख से कम है तो उतना तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो 81,333 का हमने डिडक्शन से मांग लिया। चैप्टर 6A में ATC से ATU तक का डिडक्शन जो होता है उसमें हमने इनसे ले लिया। तो अब हमारी जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम आई, वो कितनी आई, 10,94,000 माइनस 81,330, 10,12,667 आ गई। अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, 1,16,300। कैसे आएगा आप समझ लीजिएगा। जो स्लैब लगेगा 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट रहती है इनकम, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, पर 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% का टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स अमाउंट निकालेंगे तो 12,500 हो गया। तो 12,501 हुआ। अब 5 से 10 लाख तक में 20% लगता है, तो इनकी इनकम तो 10 लाख से भी एक्सीड कर रही है, इसका मतलब ये भी 20% का टैक्स इनको मिलेगा। तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो 20% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो कितना हो गया, तो 10 माइनस 5 लाख करेंगे तो 5 लाख बचा, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज़, तो 12,500 मतलब 12,500 प्लस 1 लाख रुपीज़ ये लग गया। अब 10 लाख से जितना भी अबव होता है उस पर 30% लगता है। तो 10 लाख से अबव कितना है इनका, 12,667। तो 12,667 पे कितना परसेंट लगेगा, 30% का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30%, तो कितना आ जाएगा 3,800। तो अब टोटल कर लीजिए, 12,500, 1 लाख, 3,800 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,16,300 इनका टैक्स अमाउंट आ गया। जिनको स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं आती वो इस हिसाब से देख सकते समझ सकते हैं। जो स्लैब रेट लगेगा वो भी मैंने बता दिया कि 2.5 लाख तक नहीं से 2.5 से 5 तक, 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अबव पे 30% का लगेगा, यही स्लैब में जाएगा। तो अभी हमारा टैक्स मिल गया। टैक्स मिल गया कितना, 1,16,300। अब रिबेट हम इसमें से लेस कर देंगे, 87A का है तो रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने रिबेट के सेक्शन में बता रखा है ऑलरेडी। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट के लिए बोला गया है कि 5 लाख से एक्सीड इनकम अगर हुई तो रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ रिबेट होगा वो 12,500 का होगा। तो यहाँ तो टैक्स लायबिलिटी 1,16,300 है, तो इस केस में आपको जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा। 5 लाख से एक्सीड होते ही रिबेट मिलना बंद। तो यहाँ तो इनकी इनकम 10 लाख समथिंग है तो इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा, तो नील हो गया। तो रिबेट के बाद भी टैक्स लायबिलिटी कितनी रहेगी, सेम रहेगी, 1,16,300। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन से हमें ऐड ही करना पड़ेगा 4%। याद रखिएगा क्वेश्चन में दिया रहे नहीं दिया रहे, किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, रिलीफ से पहले आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से एप्लीकेबल करना ही करना है ना। और अगर आपकी भाई टोटल इनकम
इनकम और वगैरह इतनी आ रही है कि आप सरचार्ज के केस में आते हैं तो सरचार्ज भी ऐड करेंगे, पर जब सरचार्ज के केस में नहीं आ रहा है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ये सब पे लगेगा, तो इसलिए हम उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1,16,300 का 4% कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ गया। टोटल करेंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन के आ गई। लेकिन इस टैक्स लाइबिलिटीज़ में TDS के पहले का, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें से 1,000 का TDS दिया जा चुका है, मेरा कट करके ही तो मिला था, तो 120,952 का टैक्स हमें देना है, लेकिन 1,000 ऑलरेडी मेरे नाम से टैक्स दे दिया गया है ना। जो डिडक्टर था उसने 1,000 मेरे नाम से जमा कर दिया है, तो हम वो नहीं देंगे, तो लेस TDS हो जाएगा। तो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर TDS कितनी आएगी? 1,19,952, राइट। इतनी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब आप सोचिए क्या इनको एडवांस टैक्स देना है? यस, क्योंकि इनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से एक्सीड कर गई है, तो अब इनको एडवांस टैक्स देना है। अब एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें याद है कि हमें 4 चीज़ें हैं ना, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 ये हमें याद है। तो अब पहला इंस्टॉलमेंट इनका जाएगा 15 जून 2022 हो जाएगा। तो वहाँ पे कैसे जाएगा? मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया, 1,19,952 की जगह कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 950 कर दिया है। तो 1,19,950 का 15% हमने निकाल लिया, तो कितना हो गया? 17,993 आ जाएगा। क्लियर है? इतना अमाउंट उठा के हमको 15 जून फर्स्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब हमारी आई सेकंड क्वार्टर के लास्ट एंड मंथ में आ जाएगी हमारी, 15 सितंबर आ गई। अब वहाँ पे क्या है? एटलीस्ट 45% कर देना है, तो एटलीस्ट 45% करना है ना, तो टैक्स लायबिलिटी का पहले 45% निकाल लीजिए। तो 1,19,950 का 45% निकाल लिया हमने, कितना आया? 53,978। अब इसमें से ऑलरेडी जो पे कर रहे हैं उसको लेस कर देते हैं, तो ऑलरेडी हमने 17,993 पे कर रखा है, तो रिमेनिंग कितना आया? 35,985, वो हम पे कर देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या कहता है? एटलीस्ट 75% हो जाना चाहिए, तो पहले आप 1,19,950 का 75% निकाल लीजिए, तो कितना है? 89,963। अब 89,963 आपको डिपॉजिट करना है, क्योंकि 75% तक एटलीस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट में हो जाना चाहिए, तो इतना करना है, 89,963 करना है। लेकिन इसमें हमने कुछ ऑलरेडी कर रखा है, जितना कर रखा है उसको हटा दीजिए आप। तो हमने 53,978 तक कर रखा है। आप पहले इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट को टोटल करिए, देखिए उतना ही आएगा आपका, हमने उतना पेमेंट कर रखा है। तो हमारा रिमेनिंग कितना आया? 35,985 पे करना है, हमने वो कर दिया। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कहती है 100%, और 100% आपको इसमें पे कर देना है, और जितना ऑलरेडी पे किया उसको लेस कर दीजिए। तो 100% मतलब कितना? 1,90,950 पे करना था, हमने अभी तक कितना पे कर दिया? 89,960 पे कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 29,987। इतना हमारा मार्च में एडवांस टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा। ये 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, तो टोटल एडवांस टैक्स हमारा कितना बन गया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 क्वार्टर में चारों ड्यू डेट चली गई, और ड्यू डेट पे चली गई एडवांस टैक्स, और ये हमारा अमाउंट आ गया। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि टोटली ये एस्टिमेटेड है ना, क्योंकि हम सेम फाइनेंशियल ईयर में दे रहे होते हैं, हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में नहीं दे रहे होते हैं। तो ये और 31 मार्च हमारा ईयर ख़त्म होने से पहले जितना भी हम टैक्स देते हैं वो सब एडवांस टैक्स की लिस्ट में आता है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारा अगर किसी मंथ हमको सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में ये फील हो जाता है कि मेरी इनकम बढ़ गई, जितना हमने स्टार्टिंग में सोचा था, फर्स्ट क्वार्टर से पहले हमने जितना कैलकुलेशन किया था अपनी टैक्स लायबिलिटी का, अब वो तो बढ़ गया और ज़्यादा हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में आप अपना एडवांस टैक्स का अमाउंट जो बाकी के इंस्टॉलमेंट उसको रिवाइज कर सकते हैं, और एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको अपना एस्टिमेटेड जो अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे अपना लायबिलिटी कैलकुलेट करके अपने हिसाब से कर लीजिए, और रिवाइज भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज होता है तो आप उसको रिवाइज करके अपना रिमेनिंग में उसका इफेक्ट ले सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एडवांस टैक्स के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।